गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, आज हम मिडेवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास के अंतर्गत तुगलक वंश को पढ़ रहे थे। इससे पहले अपनों ने जो गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, उसके बारे में पढ़ लिया था। गुलाम वंश और खिलजी वंश के बाद में जो थर्ड नंबर पे आता है उसका है तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश। तो तुगलक वंश के बारे में अपने को गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ना है, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। और मोटे तौर पर देखा जाए तो तीन ही शासक हुए हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक यानी गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक इस वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। देखिए, कई बार तो ये चीज़ समझ में अपने को हिस्ट्री क्या होता है, आपने हिंदी पढ़ी होगी कि हमारा जो जीव होती है उसका एक रूटीन बन जाती है और उसके हिसाब से अपन पढ़ने लग जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये क्या था? मुबारक शाह खिलजी। खिलजी लगा दिया पीछे, तो हम क्या समझने लग गए कि इनका क्या होगा, ये कोई वंश होगा, कोई जाति होगी, कोई गोत्र होगा। लेकिन रियलिटी में ये ऐसा नहीं होता। खल्ज प्रदेश में रहने के कारण उन्हें क्या कहा गया? खिलजी कहा गया। जबकि यही बात तुगलक वंश की आई। मैंने लिख तो दिया तुगलक वंश, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ लगता तो आप लोगों को सोचते कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो। ये तुगलक इनका नाम है, तुगलक इनका क्या है? नाम है। जबकि इनका वंश, ये कौन से वंश से थे? ये करोना वंश से थे। कौन से वंश से थे? करोना वंश से थे। इनका वंश कौन सा था? करोना, जो वर्तमान में एक वैश्विक महामारी बन रही है और इंडिया में इसके प्रतिदिन बहुत ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं अभी वर्तमान में, जिसकी कोई डोज बनी नहीं है। तो ये कौन से वंश से थे? उसी वंश से थे। और इसी के कारण यानी दिल्ली सल्तनत के 500 वंशों में सबसे ज़्यादा यानी 94 वर्षों तक शासन किया था इन लोगों ने। यानी दिल्ली सल्तनत का कुल जो अगर निकालें अपन तो सबसे कम तो किया था खिलजियों ने, और सबसे ज़्यादा किन्होंने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। बताया जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने जो खिलजी वंश का शासक था खुसरो को मारकर क्या किया था? खुसरो को मारकर सिंहासन प्राप्त किया था। खुसरो को मारकर सिंहासन प्राप्त किया था। खुसरो को मारकर सिंहासन प्राप्त किया था। नंबर 2 देखिए, एक इतिहासकार है फरिश्ता। इतिहासकार फरिश्ता कहता है कि गयासुद्दीन जो तुगलक था यानी गयासुद्दीन तुगलक जो था उसका विवाह है, यानी गयासुद्दीन फरिश्ता कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक का विवाह लाहौर की एक जाट रानी से होता है। जाट रानी से, यानी खुसरो को मारकर गद्दी प्राप्त करता है। फरिश्ता कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक का विवाह है लाहौर की एक जाट रानी से होता है। ठीक है। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक यानी खुसरो व खिलजी की, यानी खुसरो व खिलजी की जो निर्दयता वाली नीति थी, जो साम्राज्यवादी नीति थी, उसकी जगह इसने कौन सी नीति को अपनाया? उदारता की नीति को अपनाया। कौन सी नीति को अपनाया? उदारता की नीति को अपनाया। नंबर आगे देखें अपन, तो इसने क्या किया कि सिंचाई के लिए, यानी भारत में सिंचाई के लिए पहली बार नहरों का निर्माण करवाया। पहली बार किसका निर्माण करवाया? नहरों का निर्माण, यानी सिंचाई के लिए पहली बार नहरों का निर्माण कराने वाले शासक का क्या नाम है? गयासुद्दीन तुगलक। यानी खुसरो को मारकर गद्दी प्राप्त। ठीक है। फरिश्ता यानी लाहौर की जाट रानी से इसका विवाह है। खुसरो व खिलजी की जो निर्दयता पूर्वक नीति थी, जो साम्राज्यवादी नीति थी, उसके स्थान पर किस नीति को लेके आया? उदार पूर्वक नीति को लेके आया। सिंचाई के लिए पहली बार किसका निर्माण करवाता है? नहरों के लिए। देखिए, आपने एक कमेंट सुना होगा, वो कमेंट इस प्रकार से आता है ना कि हजूर दिल्ली अभी दूर है। ये निजामुद्दीन औलिया कहता है ना कि साहब दिल्ली अभी दूर है। ये कमेंट आपने सुना भी होगा कि हुजूर दिल्ली अभी क्या है? दिल्ली अभी दूर है। ये कमेंट आपने सुना भी होगा। कई बार क्या होता है कि आरपीसी हो चाहे यूपीएससी हो, उनके
जो क्वेश्चन होता है वो फेवरेट बन जाते हैं कई क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ये क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि दिल्ली अभी दूर है, ये बात कहने वाला कौन है? तो कहने वाला निजामुद्दीन औलिया। और किसके बारे में कहा गया था? गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। किसके बारे में कहा था? गियासुद्दीन तुगलक के बारे में ये बातें कह गई थी। यानी क्या होता है कि ये जो खुसरो है ना, खिलजी वंश का जो शासक था खुसरो, ये निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख रुपए देता था। कितने लाख रुपए देता था? 5 लाख टके देता था संत होने के नाते। जबकि गियासुद्दीन तुगलक जब राजा बना, सब सुल्तान बना, तो इसने निजामुद्दीन औलिया को देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। तभी इसने कहा कि हजूर दिल्ली अभी क्या है? दूर है। इसके बाद क्या होगा कि इसने बंगाल पर अपना विजय अभियान चलाता है। बंगाल पर विजय अभियान चलाता है। उसके बाद जाजनगर उड़ीसा पर अपना विजय अभियान चलाता है। तेलंगाना पर अपना आक्रमण करता है। तेलंगाना पर अपना आक्रमण करता है। एक बार क्या होता है कि जुन्ना खां यानी राजमुंद्री जो अभिलेख है उसमें मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका निकनेम जुन्ना खां था, उसमें उसको सोने की खान कहा गया है। तो वो बंगाल विजय करके आ रहा था। क्या करके आ रहा था? बंगाल विजय करके आ रहा। बंगाल एक स्वतंत्र रियासत हुआ करते थे गियासुद्दीन तुगलक के समय। इसका भतीजा जुन्ना खां बंगाल को विजय प्राप्त करके आ रहा था। तो उसका स्वागत करने के लिए, यानी स्वागत करने के लिए एक लकड़ी का शाही स्वागत द्वार बनाया गया। वो गिरने से इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका भतीजा जुन्ना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से क्या बनता है? दिल्ली का सुल्तान बनता है। क्या बनता है? दिल्ली का सुल्तान बनता है। गियासुद्दीन तुगलक के बाद जो अगला शासक बनेगा वो कौन बनेगा? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बनेगा? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बनेगा? मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए, इसके बारे में जानने के लिए एक इतिहासकार है बर्नी। बर्नी का एक ग्रंथ है तारीख ए फिरोजशाही। तारीख ए फिरोजशाही। एक इतिहासकार है इब्न बतूता। इब्न बतूता, जिसने एक ग्रंथ लिखा था रेहला। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानने के लिए हमारे पास 2 ग्रंथ है। एक तो है इब्न बतूता जिसका ग्रंथ है रेहला, एक बर्नी जिसमें तारीख ए फिरोजशाही। ये जो ग्रंथ है वो हमें मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं, इसके युद्ध विजय अभियान आदि के बारे में बताते हैं। तो देखिए, नंबर 1, सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात, यानी गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात जुन्ना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का क्या बनता है? सुल्तान। दिल्ली का क्या बनता है? दिल्ली का सुल्तान बनता है। इसका जो नाम था वो क्या था? जुन्ना खान। नंबर 2, राजमुंद्री एक अभिलेख है। राजमुंद्री अभिलेख में जुन्ना खां को, जुन्ना खां को सोने की खान कहा गया है। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ नेट में, सोने की खान कहा गया है। यानी क्वेश्चन आया था कि सोने की खान किसे कहा जाता है, तो उसमें मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन में था, तो आपको ये करके आना चाहिए था। ठीक है, तो को क्या करके आओगे आगे? सोने की खान। यानी और कौन से अभिलेख में? राजमुंद्री अभिलेख में। नंबर 3, सल्तनत काल का, यानी सल्तनत काल का सबसे ज़्यादा शिक्षित दार्शनिक, चिकित्सक
आयुर्वेद, दर्शन, खगोल शास्त्र, यानी ऐसा बताया जाता है कि सल्तनत काल के ये जितने भी राजा थे उन सब में ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था। यानी सल्तनत काल का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा डिग्रीधारी, यानी सबसे ज़्यादा शिक्षित, दार्शनिक, चिकित्सक, आयुर्वेदिक, दर्शन शास्त्री, खगोल शास्त्री, तर्क शास्त्र, यानी बताते हैं कि इसके पास 6 भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है। लेकिन नंबर 4, सल्तनत काल का सबसे ज़्यादा विरोधाभासी, विरोधाभासी, विवादित, विवादित शासक, यानी सल्तनत काल का सबसे ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने वाला, दार्शनिक, चिकित्सक, आयुर्वेद का ज्ञान रखने वाला, दर्शन का ज्ञान रखने वाला, खगोल शास्त्र का ज्ञान रखने वाला, तर्क शास्त्र का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। लेकिन दूसरी बात, सबसे ज़्यादा विरोधाभासी, सबसे ज़्यादा विवादित शासक है। ये इस प्रकार की लाइनें मैंने क्यों कही, ये अपन अब जब इसकी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जब इसके बारे में जानेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि यहाँ तक तो फरिश्ता, इतिहासकार फरिश्ता, इतिहासकार फरिश्ता कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक में, यानी मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के कुछ अंश थे। मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के कुछ अंश थे, पागलपन के कुछ अंश। जबकि इतिहासकार बर्नी कहता है बर्नी कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक कोई योजना लागू करने के पश्चात उसके ऊपर मनन करता था, यानी कोई भी कार्य पहले करवा देता था और उसके बाद उसके बारे में क्या करता था, सोचता था। यानी देखिए, जुन्ना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बाद राजमुंदरी अभिलेख में जुन्ना खां को, यानी मोहम्मद बिन तुगलक को सोने की खान, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, विद्वान, अनेकों प्रकार की डिग्रियां रखने वाला, विरोधाभासी, विवादित सुल्तान। फरिश्ता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के कुछ अंश थे, जबकि बर्नी कहता है कि ये योजनाओं को लागू कर देता था और उसके बाद ये सोचता था। उसके बाद इसने नहरों का निर्माण करवाया था, नहरों का निर्माण करवाया। सौंदर्य कावी जो रण होते हैं उनको माफ़ करने वाला ये सुल्तान था। इसके बारे में कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन काल में कुछ योजनाएं बनाई। सारे राजा बनाते हैं, सभी सुल्तान बनाते हैं, कुछ योजनाएं बनाई, लेकिन इसकी सारी की सारी जितनी भी योजनाएं इसने बनाई वो सारी की सारी योजनाएं क्या होती है, फेल हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जितनी भी योजनाएं बनाई थी वो सारी की सारी योजनाएं क्या हो गई, खराब हो गई। क्या हो गई, खराब हो गई। जितनी भी इसने योजना बनाई थी वो सारी की सारी क्या हो गई, फेल हो गई। अब इसकी योजनाओं के बारे में अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब इसे पागल सुल्तान कहा जाएगा, जब इसको सनकी सुल्तान कहा जाता है, तो इसकी योजनाओं के बारे में अपने को विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। आपने कई बार टीवी के अंदर, रेडियो के अंदर या न्यूज़पेपर में कई बार ऐसी चीज़ें सुनी होंगी कि ऐसा नाम आता है ना कि कांग्रेस सरकार का तुगलकी फरमान या केंद्र सरकार का तुगलकी फरमान, या कई प्रकार से जो नियम बन जाते हैं उनके बारे में कहा जाता है तुगलकी फरमान। तो वो चीज़ है क्या तुगलकी फरमान वाली, वो अब आपको यहाँ से पता चलेगा। क्योंकि तुगलकी फरमान क्या क्यों कहा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता, कोई योजना लागू कर देता। कोई भी योजना, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी योजनाएं, योजना लागू कर दी और वो योजना आगे जाकर क्या हो जाती, असफल हो जाती। तो जो ये वांछित परिणाम जो चाहता था ना वो नहीं मिल पाता था। जैसे पहली योजना इसकी क्या है, नंबर 1, दोआब में कर वर्दी। दोआब में कर वर्दी, यानी योजना फेल होने में इसके नियम भी फेल हुए और कुछ इसकी किस्मत भी बेचारे की ऐसे थी। और ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अनमैरिड था, यानी बैचलर कवारा था, शादी नहीं की थी इसने। दोआब में कर वर्दी,
तो दुआब में कर वर्दी का अर्थ क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक वैसे तो पढ़ा लिखा इंसान था, शिक्षित व्यक्ति था। इसने कहा कि जो दुआब, दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र है, उसमें मैं कर बढ़ा देता हूँ। यानी इसने जो कर है वो 1/10 और बढ़ा दिया, जो पहले और था उसको और 1/10 आगे कर दिया, यानी कर बढ़ा दिया, 10 गुना कर दिया। अब क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक को जो राय देने वाले थे ये खुद भी समझदार था, सोचा कि जो नदियों वाला बीच का क्षेत्र है उसको का अकाल से तो कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर पानी लगता ही है, पानी लगने से सिंचाई होगी तो क्या होगा कि लोग मुझे कर देंगे। खजाना खाली था, भरने के लिए क्या किया, दुआब में कर वर्दी कर दी। अब जैसे ही इसने जिस वर्ष दुआब में कर वर्दी की तो उसमें भयंकर अकाल पड़ गया, भयंकर अकाल पड़ गया। और भयंकर अकाल पड़ने से जो नहरें आती थी उनमें भी पानी की कमी आ गई, यानी जितना चाहिए था पानी उतना नहीं मिल पाया, जिस कारण क्या हुआ कि लोग लगान के डर से, कर के डर से वो क्षेत्र छोड़ कर भाग गए वहाँ से। यानी उनको पता था कि अब की बार अकाल तो पड़ ही गया, पानी इतना आएगा नहीं, वर्षा होगी नहीं, वर्षा नहीं होगी तो सिंचाई नहीं होगी, सिंचाई नहीं होने से लोगों को सोचने लगे कि उनको कर तो देना पड़ेगा, तो वो लोग उस क्षेत्र को छोड़कर क्या कर गए, पलायन कर गए। तो जब इस बात का पता मोहम्मद बिन तुगलक को चला तब ज़्यादातर 70% लोग हैं वो उस जगह को छोड़कर जा चुके थे। तब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, सौंदर व तक्कावी जैसे ऋण लोगों को उधार दिए, जैसे ऋण लोगों को क्या दिए, उधार में दिए, यानी वो लोग वापस आ जाएं और वापस खेती करें। यानी सौंदर्य क्या होता है, ये कृषि कर होता है, कृषि की सुधार के लिए। यानी आप खेती कर रहे हो और खेती के कारण खेती में आपकी फसल खराब होगी तो जैसे सरकार अपने को देते हैं ना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसी प्रकार से सौंदर्य यानी जब फसल खराब हुई तो इसने लोगों को पैसे बांटे ताकि लोग वापस आ जाए। और तकावी ये भी एक प्रकार का कृषि ऋण होता है ताकि लोग जो कृषि के साथ साथ अपने जो पशुपालन है कुछ और है उनको खरीद सके जो कृषि पे डिपेंड हो। तो सौंदर्य व तकावी ये जिस प्रकार के जो कर है वो देने वाला ये प्रथम शासक था, यानी इससे पहले किसी भी शासक ने कृषि के रणनीति थे। तो इस प्रकार क्या हुआ, दुआब में कर वर्दी कर दी और दुआब में जैसे ही कर वर्दी की तो अलाउ ये मोहम्मद बिन तुगलक की ये योजना भी क्या हो गई, खराब हो गई। उल्टा इसको घर से पैसा भी उन लोगों को देना पड़ा और फ़ायदा ये हुआ कि दुआब के जो दूसरे लोग थे वो भी इसके पास आ गए और बोला कि हम भी वहीं पर निवास करते हैं, हमें भी कुछ पैसा दो। तो बताते हैं कि राजकोष एक प्रकार से क्या हो गया था, खाली हो गया था। क्या हो गया था, खाली हो गया था। दूसरी जो इसकी योजना है वो है राजधानी परिवर्तन। कौन सी है, राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। देखिए राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन क्या होता है कि अशोक ने क्या किया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इसकी राजधानी थी दिल्ली। क्या थी, देखिए इसकी राजधानी थी दिल्ली। कहाँ थी, दिल्ली, दिल्ली इसकी राजधानी दिल्ली। अब इसने क्या किया, दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ लेके आ गया, देवगिरी, और देवगिरी का नाम चेंज करके क्या कर दिया, दौलताबाद, दौलताबाद। देखिए दिल्ली पहले इसकी राजधानी कौन सी, दिल्ली, दिल्ली से कहाँ जाएगा, देवगिरी, और देवगिरी का नाम चेंज करके क्या कर देगा, दौलताबाद। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि अगर मैं दिल्ली रहूँगा तो मुझ यहाँ पर अनेकों प्रकार की जातियाँ या बाह्य आक्रमण होंगे, और बाह्य आक्रमण होंगे तो शक्ति क्या होगी, नष्ट होगी, और शक्ति जब नष्ट होगी तो मेरा सारा का सारा पैसा उधर लग जाएगा। तो इसने सोचा कि मैं क्यों ना मैं आगे चला जाता हूँ, ये महाराष्ट्र में है दौलताबाद, तो इसने सोचा कि मैं दक्षिण के साइड चला जाऊँ ताकि कोई बाह्य आक्रमण न हो और मुझे मेरी सैन्य शक्ति को इसको बढ़ाने की जरूरत न पड़े। तब क्या हुआ, राजधानी क्या कर दी, दौलताबाद। जब ये दौलताबाद गया तो इसके साथ बुरहानुद्दीन भी गया था जिसने दक्षिण के अंदर चिश्ती संप्रदाय की क्या की थी, शुरुआत की थी। दिल्ली जब गया तो इसने क्या किया, देखिए ये जो क्षेत्र है जैसे दिल्ली से लेकर दौलताबाद, अब आज की तरह उस समय लोग मॉडर्न तो थे नहीं कि भाई यहाँ से फ्लाइट बुक कराई और चले गए दौलताबाद। तो प्राचीन समय में यानी इस समय यहाँ से
लोग पैदल चलते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जगह जगह यहाँ पर पहले तो पक्की सड़क बनवाई। क्या बनवाई? पक्की सड़क बनवाई। पक्की सड़क बनवाने के बाद जगह जगह धर्मशालाएं बनवाई, सड़क के किनारे वृक्ष लगवाए, होटल बनवाए, कुएं बनवाए, बावड़ियाँ बनवाई, ताकि लोग जब आए तो उनको क्या ना हो, असुविधा न हो। तो यहाँ पर इसने बहुत सारा पैसा लगा दिया। क्या लगा दिया? बहुत सारा पैसा लगाया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक यानी तकरीबन ये 500 मील का जो सफ़र था, इसको सड़क बनवाना, सड़क बनवाने के बाद उसके किनारे वृक्ष लगवाना, होटलें बनवाना, बावड़ियाँ बनवाना, कुएं बनवाना, ताकि लोग आए तब उनको क्या हो, अगर वो आराम कर सकें। अब उसका बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, लेकिन बताते हैं कि बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, ऑर्डर दे दिया उन लोगों को ज़बरदस्ती कि आप लोग, यानी ये कहा कि मुझे शाम तक दिल्ली के अंदर कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देना चाहिए। अब सपोज करिए अगर आपको कोई इस प्रकार का ऑर्डर मिले कि आप इस प्रकार से खाली करिए, तो जनता को दुख बहुत होता है कि अपनी मदरलैंड को छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर, अपनी ज़मीन जायदाद को छोड़कर, अपनी सारी संपदा को छोड़कर आप अगर किसी दूसरी जगह पर जाते हो तो बड़ा दुख होता है लोगों को पलायन करते समय। हम नहीं कर पाते, आज के समय तो बहुत बड़ी मुश्किल है पलायन की, लेकिन उस समय इसने ऑर्डर दे दिया कि आप पलायन करिए और शाम होने, अंधेरा होने तक मुझे दिल्ली के अंदर कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देना चाहिए। तब क्या हुआ, लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़कर और कहाँ चले गए? दौलताबाद चले गए। और दौलताबाद जब वो गए तो अपने साथ पीड़ा का एक ज्वार लेके गए, यानी एक ज्वालामुखी लेके गए थे जो कभी भी फट सकता था। दर्द की एक बहुत बड़ी तिजोरी वो अपने साथ लेके गए थे। अपनों को खोने का डर, न मिल पाने का दर्द जो था उनके मन में, वो बहुत बड़ी जगह कर चुका था। सोच रहे थे कि वापस पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, वापस पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि पलायन होता है, बिछुड़ने का जो दर्द होता है वो बहुत गहरा होता है। इसे समझने वाला समझ सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को समझने में इसकी कैपेसिटी नहीं होती है। तो हुआ क्या, जब जाकर दिल्ली देखता है तो इसको दो व्यक्ति मिलते हैं, एक अंधा मिलता है, एक लंगड़ा मिलता है। तो अंधे को वहीं गोली मरवा देते हैं और जो लंगड़ा व्यक्ति था उसको जब घोड़े के पीछे उसकी टांग बांधकर लाया जाता है तो उसकी टांग दौलताबाद पहुंचती है, बाकी पार्ट उसका वहीं सड़क के ऊपर रह जाता है। यानी इस प्रकार की जब इसने नीतियाँ बनाई और कुछ समय बाद होता क्या है कि राजधानी इसको वापस दिल्ली लेके आनी पड़ी। तो इस प्रकार से इसकी दूसरी योजना भी क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। तो पहली योजना यानी दोआब में करवर्दी असफल हो गई, दूसरी राजधानी परिवर्तन भी असफल, और तीसरी इसकी जो योजना थी वो थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, यानी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन का अर्थ क्या हुआ कि एक तरफ से राजकोष खाली हो गया था और आय के कोई साधन नहीं थे, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, उस समय चांदी की मुद्रा चलती थी। कौन सी मुद्रा चलती थी? चांदी की मुद्रा चलती थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, जब चांदी की कमी हो गई तो तांबे व लोहे की मुद्रा को वैधानिक मुद्रा करार दे दी। यानी अब क्या हुआ, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही शिक्षाविद आदमी था, ये नहीं मान सकते कि अपन इसमें शिक्षा की या कोई चीज़ की कमी थी। नहीं, कई बार क्या होता है कि आदमी सही करने की कोशिश करता है लेकिन जानबूझकर उसके साथ गलत होता है। अब ये इसकी योजनाएं हम तकरीबन इसके बारे में जब जानते हैं, इसके बारे में अनेकों ग्रंथ भरे पड़े हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो ये नीति बेचारा ऐसे बनाई कि सारी योजनाएं क्या होती रही, असफल होती रही। देखिए चांदी की कमी आ गई, यानी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चांदी की कमी आई तो इसने क्या सोचा कि चांदी तो कोई कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं पैदा हो जाए, वो तो जब खनिज के माध्यम से निकलेगी तब हमारे पास इसके भंडार होंगे। तो तांबे व लोहे की क्या कर दी, मुद्रा चलन में कर दी। भी तांबे और लोहे की मुद्रा भी वर्तमान में क्या होगी, चलन में होगी। अब लोगों ने क्या किया, बर्नी कहता है, बर्नी जो इतिहासकार है वो कहता है कि लोगों के पास इतनी टेक्निक विकसित कर ली लोगों ने कि घर घर में टकसाल बन गई थी कि लोहे की तो कोई कमी नहीं है, प्रत्येक घर में लोहा था और टकसाल बना ली लोगों ने। क्या बना ली, टकसाल। और वो सिक्का बनाते क्या करते लोग कि सारी की सारी चांदी की जो मुद्रा थी उसको तो स्टॉक कर लिया, और स्टॉक करने के पश्चात जो लोहे की मुद्रा थी वो राजकोष में जमा करवा दे। जैसे मेरे को कुछ सामान चाहिए तो मेरे पास चांदी की मुद्रा है, तो मैं जैसे 500 रुपये लेके गया और वहाँ से 100 रुपये का सामान लिया और 400 कौन से लेके आ गया, चांदी वाली। तो बताते हैं कि सारा का सारा जो राजकोष है वो खाली हो गया और राजकोष में क्या जमा हो गया, लोहा इकट्ठा हो गया। क्या इकट्ठा हो गया, लोहा।
घर घर में टकसाल बन गई, जाली सिक्के बनने लग गए, चांदी की जो मुद्रा थी वो लोगों के घरे में जमा हो गई, और जबकि लोहा किसके हिस्से में आ गया, मोहम्मद बिन तुगलक के हिस्से में आ गया। तो इसकी ये योजना भी क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। इसकी बाकी जो 3-4 जो योजनाएं हैं वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।